नमस्कार साथियों, जय हिंद। द करंट वायर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के संपादकीय लेख। तो पहला संपादकीय है बिजनेस स्टैंडर्ड से, और इसमें 75 वर्ष का प्रदर्शन। तो लेखक कह रहा है कि 75 वर्षों में एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत का प्रदर्शन आकलन कैसे किया जाना चाहिए। सबसे इस पर स्पष्ट बिंदु तो यही है कि हमारे देश ने आज़ादी से पहले के 90 वर्ष के औपनिवेशिक शासन और उससे पहले की एक सदी के औपनिवेशिक शोषण की तुलना में ज़बरदस्त बदलाव हासिल किया। इसका मतलब क्या है, यानी कि जो अंग्रेजी शासन था, औपनिवेशिक शासन था, वो था क्राउन के अधीन, और उससे पहले जो शासन था वो था कंपनी का। ठीक है। तो सबसे पहले तेज़ गिरावट और उसके बाद ठहराव की लगभग 2 सदियों के बाद बहुत तेज़ गिरावट हुई। उसके बाद एक ठहराव आ गया, और लगभग 2 सदियों के बाद, लगभग 200 सालों के बाद सन 1947 में औसत जीवन संभाव्यता 32 वर्ष थी। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब जो औसत जीवन संभावना थी वो 32 वर्ष थी, और वहाँ से भारत एक नए ढंग से उभरना शुरू हुआ जब हम आज़ाद हुए। आज़ादी के बाद हमने लक्ष्य निर्धारित किए और लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते गए, और देश ने खुद को सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए बिल्कुल झोंक दिया, पूरी ताकत से लग गए। जब भारत आज़ाद हुआ तब पश्चिमी पर्यवेक्षक जो थे, टीकाकार जो थे, तो वो टीका टिप्पणी करते थे, उसको भारत ने आज झुठलाया है। जैसे सन 1960 में सेलिग हैरिसन ने कहा था कि पाकिस्तान की तरह भारत भी सैन्य शासन के हवाले हो जाएगा या विखंडित हो जाएगा। या फिर जैसा कि साम्राज्यवादी नस्ली सोच के वशीभूत विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भारत कुछ नहीं है, भारत भूमध्य रेखा से अधिक एकजुट राष्ट्र नहीं है। यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास ही कुछ क्षेत्र हैं जो एकजुट हैं, बाकी उससे ज़्यादा एक राष्ट्र वो नहीं है। दरअसल ऐसा कहकर वह देश के रूप में भारत की पहचान को नकार रहे थे। मतलब वो ये कह रहे थे कि भारत एक देश हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर इतनी विविधता मौजूद है। लेकिन इन सभी बातों के बावजूद भारत एक देश के रूप में एकजुट रहा, और उपनिवेश काल के बाद उन गिने चुने देशों में शामिल है जो लोकतांत्रिक बने रहे। ये अपने आप में मामूली कामयाबी नहीं है। जो आर्थिक मोर्चे पर भारत एक नई सुबह के शुरुआती वादे से आगे बढ़ा, और चिंतित करने वाले कमज़ोर प्रदर्शन से गुजरते हुए उसने सुधार हासिल किया, और बीते 3 दशकों में दुनिया की सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में देश शुमार हुआ है। अब वह ऐसी स्थिति में है कि निकट भविष्य में दुनिया की सबसे तेज़ गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था बन सकता है। तो इस वर्ष तक भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसा राइटर कह रहे हैं। एक दशक पहले यह शीर्ष 10 से बाहर था। लगभग 10 साल पहले यह शीर्ष टॉप 10 में भी नहीं था, लेकिन अब यह इस वर्ष तक भारत की दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावनाएं हैं, जो कि सरकार का एक लक्ष्य है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत अच्छी स्थिति में है और ऊपरी श्रेणी में अपनी जगह तलाश रहा है। वैश्विक मानचित्र पर भी भारत एक ऐसा देश है जिसे लेकर चिंता की कोई वजह नहीं है। भारत स्थिर है, पूर्वानुमेय तथा एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। 2 पड़ोसी मुल्क है ना, 2 पड़ोसी मुल्कों के साथ अनसुलझे सीमा विवाद जरूर हैं, उसके बावजूद लगभग सभी देशों के साथ उसके संबंध सकारात्मक संबंध हैं। सभी देशों के साथ उसके संबंध सकारात्मक हैं। ऐसी कोई मांग नहीं है देश की जिसके तहत वो अपने पिछले जीवन में, यानी पिछले काल में जो ज़मीन उसने गंवा दी है उस पर दावा करता हो। जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हैं तो उनका जो हल है समस्याएं नहीं हैं वो, बल्कि वो हल का ही एक हिस्सा हैं। जब उन्हें हल किया जाएगा, जब भी कोई चीज़ें हल होगी तो उसमें समस्याएं आएंगी। वैश्विक आर्थिक वृद्धि में वह तीसरा सबसे बड़ा योगदान करता है, लेकिन उसका जो प्रदर्शन है उतार चढ़ाव वाला है। 75 वर्ष बीत जाने तथा एक संसाधन संपन्न बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत 3 प्रमुख मोर्चों पर विफल रहा है। अब लेखक चिंताएं व्यक्त कर रहा है।
कक्षा 10 तक सार्वभौमिक स्कूली शिक्षा मुहैया कराने के मामले में एक अच्छी सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने में और रोजगार चाहने वाले सभी लोगों को रोजगार देने में लेखक ऐसे मानते हैं कि देश विफल रहा है। इन प्रमुख विफलताओं के अलावा दो और विफलताएं हो सकती हैं। एक तो स्वच्छ जल और स्वच्छ हवा जैसी बुनियादी सुविधा तक सार्वभौमिक पहुंच मुहैया नहीं करा पाया। दूसरी है समुचित कानून और न्याय व्यवस्था मुहैया कराना ताकि देश की जेलों में बंद 2/3 कैदी विचाराधीन श्रेणी के ना हो। अब पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, गलत कृषि व्यवहार की वजह से जल संकट बढ़ रहा है। इन विफलताओं के कारण किसको क्षति होती है? लेखक कहता है इन नाकामियों की वजह से जो शिकार होते हैं प्रायः वंचित वर्ग के लोग ही होते हैं, यानी दलित और आदिवासी, प्रवासी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। एक शब्द में कहें तो ऐसे लोग इससे प्रभावित होते हैं जो निशक्त हैं, निशक्त जन जिसे कहें। आगे लेखक कहता है कि भारत एक भारी असमानता वाला और अन्यायपूर्ण समाज बन गया है। इन नाकामियों को व्यापक तौर पर चिन्हित भी किया गया, लेकिन इन्हें लेकर तत्काल कोई प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाए गए, इसका विश्लेषण होना अभी बाकी है। ऐसे में व्यापक मध्य वर्ग पर दिया जाने वाला ध्यान एक प्रकार का कह सकते हैं विषय का अंतर है, खासतौर पर इसलिए कि मध्य वर्ग दरअसल मध्य वर्ग नहीं है ना, बल्कि वह शीर्ष 1/4 वर्ग में आता है। कुछ मानकों पर तो वह शीर्षस्थ दायरे में भी आता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऊपरी वर्ग की सफलताएं, लेकिन उन्हें इस आधार पर कम करके आंकना नहीं चाहिए। इस बीच सार्वजनिक संस्थान जो एक सादा लोकतंत्र, जिसमें कि ऐसा देश जो समय समय पर होने वाले चुनाव से शासित होता है, वो एक सादा लोकतंत्र बनता है और उदार गणतंत्र में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उन पर नज़र रखते हैं। तो इस संस्था का, इस सादे लोकतंत्र का वर्षों से लगातार क्षरण हो रहा है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। लेखक कहते हैं कि विधायिकाएं बड़ी मुश्किल से काम कर पा रही हैं, न्यायालयों के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि किधर को वो झुक जाएं, और भागीदारी वाली जो स्थानीय सरकारें हैं वो वित्तीय तंगी से जूझ रही हैं। सरकार और बाजार के बीच के रिश्ते तो दिक्कत बने ही हुए हैं, साथ ही राज्य और व्यक्तियों के बीच के रिश्ते ज़्यादा चिंता का विषय हैं। अगली चौथाई सदी जो है, अब लेखक ऐसी अपेक्षा करता है कि अगली जो चौथाई सदी होगी, यानी अगले 25 साल, 75 साल हो गए हैं, अगले 25 साल जो होंगे हमारी आज़ादी के बाद के, 75 साल के बाद के, वो चौथाई सदी में देश का एक समग्र स्वीकार्यता वाले देश के रूप में तभी उभर सकता है यह, जब वह संस्थागत और नीतिगत नाकामियों को हल करता है और अपनी असमानता तथा अनुचित व्यवहार को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। तभी वास्तव में वह भारत की सदी बन सकेगी, ऐसा लेखक कहते हैं। अगला आर्टिकल हमारा हिंदुस्तान अखबार से है। ताकि राहत मिले। तो इसमें जो अभी हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी की है उसकी बात इन्होंने इसमें की है। लेखक कहते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि महंगाई पर नियंत्रण जरूरी है और भारतीय रिजर्व बैंक ने इसी के तहत जो है मौद्रिक नीति में कुछ परिवर्तन किए हैं। खास यह भी है कि मौद्रिक नीति के ऐलान से पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने वैश्विक स्तर पर बढ़ती महंगाई का हवाला दिया था। उन्होंने इस वजह से मौद्रिक नीति में परिवर्तन किए कि वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ रही है। महंगाई को लेकर ना तो गवर्नर की चिंता नहीं है और ना उसके द्वारा किया गया उपाय। तो ये रेपो रेट में बढ़ोतरी करना कोई नया उपाय तो है नहीं। उन्होंने रेपो रेट को 0.50% बढ़ाने का ऐलान किया, यानी भारत में अब रेपो रेट 4.90 से बढ़कर 5.40% पर पहुंच गया। रेपो रेट बढ़ाने का सीधा असर यह होगा कि बाजार में नकदी का अभाव होगा, खरीद बिक्री पर असर पड़ेगा।
मांग कम और आपूर्ति ज़्यादा होगी तो कीमतें घटेगी। मतलब समझ रहे हैं कि जैसे ही रेपो रेट कम हुआ, रेपो रेट बढ़ा, यानी कि जो बैंकें हैं वो आरबीआई से ज़्यादा ब्याज दर पर उन्हें लोन मिलेगा, और जो बैंकों के जो उपभोक्ता हैं, क्षेत्रीय बैंकों के या सरकारी बैंकों के, वो क्या करेंगे कि लोन वो महंगा देंगे। जब लोन महंगा देंगे तो लोग लोन कम लेंगे, क्योंकि उसकी जो लोन लेने की दर होगी वो बढ़ जाएगी। जब लोन लोग कम लेंगे तो बाज़ार में पैसा भी कम जाएगा। इससे बाज़ार में धन की जो तरलता है, लिक्विडिटी है, वो कम हो जाएगी। तो जब लिक्विडिटी कम हो जाएगी, नकदी का अभाव रहेगा, तो इससे लोग सामान कम खरीदेंगे। सामान कम खरीदेंगे तो मांग कम होगी, मांग कम होगी तो आपूर्ति ज़्यादा होगी, और मांग कम होगी तो इससे क्या होगा, कीमतें वस्तु की घटेंगी। तो ये सीधा सा मैकेनिज्म आरबीआई का रहता है। यह बाजार में धन की तरलता घटाने के लिए किया जाने वाला एक बहुत पुराना उपाय है। बाजार में तेजी लाने के लिए रेपो रेट घटाया जाता है और तेजी कम करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया जाता है। लेखक कहते हैं आगे कि बहरहाल कुछ दिनों से इसकी संभावना थी। सरकार के पास कोई खास उपाय है नहीं, क्योंकि उसका ज़्यादा ध्यान राजस्व पर है, ताकि वित्तीय घाटा ज़्यादा बढ़ने ना पाए। इसी वजह से उसने क्या किया है पिछले दिनों में कि जो दैनिक ज़रूरतें हैं उनकी चीज़ों पर जीएसटी लगा दिया है, दही पर जीएसटी लगा दिया है ना। जीएसटी लगाकर या जीएसटी बढ़ाकर उसने अपनी कमाई बढ़ाने का उपाय किया है। अतः महंगाई घटाने की जिम्मेदारी आरबीआई पर आ पड़ी है। सरकार तो उसे राजस्व चाहिए, तो सरकार तो कुछ करेगी नहीं। इस वजह से जिम्मेदारी, मौद्रिक नीति संभालने की जिम्मेदारी तो आरबीआई की है, तो आरबीआई पर आ गई है। वैसे बाजार में मिलाकर जो शेयर मार्केट्स हैं उसमें खुशी है, यानी कि, और शुक्रवार को मौद्रिक समीक्षा नीति की घोषणा से पहले शेयर बाजार मजबूती के साथ खुले, है ना। बीएसई का 30 शेयरों वाला जो प्रमुख संवेदी सूचकांक है, वो कह रहे हैं कि 122 अंकों के फायदे के साथ, और ऐसी ही हालत जो है निफ्टी की भी रही। अब इसका कारण क्या है कि बढ़ती महंगाई में ज़्यादातर कंपनियां अपना फ़ायदा देख रही हैं। फ़ायदा किसका होता है? कंपनियों का, अमीर लोगों का, है ना, जब महंगाई बढ़ती है। तो रेपो रेट बढ़ने के बावजूद शेयर बाजार में उछाल की यही वजह है कि बाजार जो है कॉन्फिडेंट है कि जितनी महंगाई बढ़ेगी हमारा पैसा उतना ही और ज़्यादा बढ़ेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था ऊंची मुद्रास्फीति से जूझ रही है और इसे नियंत्रण में लाना ज़रूरी है, लेकिन क्या इसमें आरबीआई को कामयाबी मिलेगी? कर्ज माफ़ी और बड़ी कंपनियों को मिल रही जो कर्ज माफ़ी हो रही है और बड़ी कंपनियों को जो राहत दी जा रही है, क्या इसका फ़ायदा आम लोगों को मिल पाएगा? अनेक देसी विदेशी बड़ी कंपनियों से राजस्व की कमज़ोर उगाही को लेकर भी शिकायतें हैं। शिकायतें ये है कि उनसे राजस्व कम लिया जा रहा है, लेकिन आम जनता की जो ज़रूरतें हैं उन पर जो टैक्स है वो बढ़ाया जा रहा है। क्या रेपो रेट को आगे और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी? फिलहाल आरबीआई बैंक ने वित्त वर्ष 22-23 के लिए जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति का अनुमान को 6.7% पर रखा है। आंकड़े कुछ भी कहें, लेकिन ज़मीनी स्तर पर महंगाई की चुभन कुछ ज़्यादा ही है। आम आदमी के लिए दोनों तरफ से परेशानी है, क्योंकि रेपो रेट में वृद्धि से कर्ज महंगा होना तय है, जिससे वो होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन की किस्तों में जो है बढ़ोतरी हो जाएगी। भले ही कुछ महंगाई कम हो जाए, लेकिन वो तो उसके लिए होम लोन, ऑटो लोन, ये सब भी तो ज़रूरी होता है ना। पर्सनल लोन में इजाफा हो जाएगा। और आंकड़ों से समझें तो अगर कोई चीज़ किसी की किस्त 24,168 रुपये है, तो रेपो रेट बढ़ने के बाद वह 25,093 रुपये पर पहुंच जाएगी। गवर्नर ने यह माना है कि देश की अर्थव्यवस्था ऊंची मुद्रास्फीति से जूझ रही है, लेकिन अभी जो वैश्विक हालात हैं, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर हर जगह मुद्रास्फीति भयंकर रूप में है, वैश्विक हालात हैं, राहत का ठोस अनुमान कोई नहीं लगा सकता है, ऐसा आरबीआई कहते हैं। कई देश हैं जहां महंगाई दर भारत से बहुत ज़्यादा है, पर जो अमीर देश हैं वहां सरकार आम आदमी के पीछे खड़ी है, जबकि अन्य देशों में यह मुमकिन नहीं है। चुनौतियों के बावजूद देश की विकास दर 7.2 पर बरकरार है। वैसे वैश्विक हालत को देखते हुए भारत को अपना मुद्रा भंडार बचा कर रखना होगा, ऐसा लेखक कह रहे हैं कि जैसी वैश्विक हालात हैं, इसको देखते हुए भारत को अपना मुद्रा भंडार जो है वो बचा कर
रखना होगा फॉरेक्स रिजर्व। खजाना ज़्यादा खोलने के अपने खतरे हैं, जब ज़्यादा खोल देंगे तो और अनिश्चितताएँ बढ़ जाएंगी। पर यह प्रबंध किया ही जा सकता है कि जब भी और जितना भी खजाना खुले, है ना, तो यह आम लोगों को लाभ पहुंचाए, ये ध्यान में रखकर कुछ भी किया जाने की ज़रूरत है। अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा है जनसत्ता से गरीबी का दुष्चक्र। ये लिखा है ज्योति सिडाना ने। ज्योति सिडाना। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्रत्येक नागरिक को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं तक पहुंच के लिए के साथ ही गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा का प्रदान करना सभी राज्यों और सरकारों का कर्तव्य होना चाहिए। अब जो लोग हैं उनको अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए रोटी है, कपड़ा है, मकान तो चाहिए ही होता है। इन सब के साथ ही उन्हें सम्मानपूर्ण और भेदभाव रहित जीवन जीने का भी अधिकार मानवाधिकार में शामिल है। अब इसी साल जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 जो GHI, इसमें लगभग 116 देश शामिल थे और भारत 101वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2020 में भारत 107 देशों में 94वें स्थान पर था। अब रिपोर्ट कहती है कि भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोविड महामारी के बाद तो हालत बिगड़े है ना, और उसके बाद से जो गेहूं है, चावल है, चीनी, सब्जी, फल, खाद्य तेल, रसोई गैस, पेट्रोल, इन सब की कीमतों में इजाफा हुआ है और महंगाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। वैश्विक भुखमरी जो सूचकांक है, इसकी गणना मुख्य रूप से 4 संकेतकों के आधार पर की जाती है। पहला तो अल्प पोषण, दूसरा कुपोषण, बच्चों की वृद्धि दर और बाल मृत्यु दर के आधार पर GHI की जो है गणना की जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब इतना नीचे है भारत का स्थान, तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि भुखमरी, कुपोषण, बाल मृत्यु दर, गरीबी, बेरोजगारी जैसी जो समस्याएं हैं यहाँ कितनी गंभीर समस्या बन चुकी हैं भारत में। खाद्य सुरक्षा पर एक UN की रिपोर्ट यानी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट जो द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 के अनुसार 2019 के बाद दुनिया में भूख से संघर्ष की स्थिति और गंभीर हुई है। पिछले साल ही यानी 2021 में करीब 77 करोड़ लोग वैश्विक स्तर पर कुपोषण का शिकार पाए गए। इसमें 22.4 करोड़ यानी 29% भारतीय थे। अब कह सकते हैं कि भारत में कुपोषितों की संख्या दुनिया भर के कुल कुपोषित की लगभग 1/4 से भी अधिक है। अब यहाँ पर यह देखने की बात है कि कितना बड़ा विरोधाभास है कि भारत जैसा देश जो कि दूध, ताज़े फल और खाद्य तेलों के उत्पादन में दुनिया के देशों में सबसे आगे है, गेहूं, चावल, प्याज, अंडे सहित कई खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी दूसरे स्थान पर है। इसके बावजूद वैश्विक भूख सूचकांक में भारत का स्थान 101वां है। इन समस्याओं के लिए कभी महंगाई, कभी गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कभी किसी महामारी को जिम्मेदार बता दिया जाता है। अब पिछले 1.5-2 साल में ही देख लो, अब महंगाई का जिम्मेदार ठहरा दिया गया है या कुपोषण का जिम्मेदार, भुखमरी का जिम्मेदार कोरोना महामारी को। अब इसमें संदेह नहीं कर सकते कि महामारी के बाद से महंगाई में भारी वृद्धि हुई है और मजदूर वर्ग, विशेष रूप से जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, मजदूर वर्ग, खेतीहर मजदूर हैं, इनकी वास्तविक आय में भारी कमी आई है, जिसका नतीजा हुआ है कि इनकी जो परचेजिंग जो पावर थी, क्रय शक्ति थी, यानी कि चीज़ें खरीदने की क्षमता थी, वो लगातार कम हुई है। और जब चीज़ें खरीदने की क्षमता कम हुई है, और क्योंकि निजी क्षेत्र में छटनी के कारण बेरोजगारों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बेरोजगारी बढ़ने से गरीबी, अपराध, हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ी हैं। भारत अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में अग्रणी है, इसके बाद भी 22 करोड़ भारतीयों को भरपेट खाना नसीब नहीं हो पाता। सवाल है कि ऐसा क्यों? आबादी का बड़ा हिस्सा कुपोषण का शिकार क्यों है? इससे तो यही लगता है कि ऐसी समस्याओं की जो जड़ें हैं कहीं न कहीं हमारी नीतियों में ही हैं।
2019 में दुनिया में 62 करोड़ लोगों को भूख से जूझना पड़ा था। साल 2021 में यह संख्या बढ़कर 77 करोड़ पहुंच गई, यानी सिर्फ 2 साल में 15 करोड़ लोग और भूख के शिकार लोगों से में जुड़ गए। सामान्य सी बात है कि एक स्वस्थ विकसित राष्ट्र व समाज के लिए क्या ज़रूरी होता है? इसके नागरिक स्वस्थ हों। स्वस्थ नागरिकों से ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण संभव है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता ही है, हम सब सुनते आ रहे हैं बचपन से। स्वस्थ शरीर के लिए उचित मात्रा में पोषक तत्व और पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर और मन स्वस्थ रहता है तो परिवार, समाज एवं देश के विकास में भी वह सक्रिय सहभागिता कर सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भुखमरी के चलते लोगों में, विशेष रूप से महिलाओं में जो खून की कमी है वो समस्या बढ़ी है। पिछले साल 2021 में कुल 18 करोड़ से ज़्यादा भारतीय महिलाएं खून की कमी से ग्रस्त पाई गईं, जबकि 2019 में यह संख्या जो है 17.2 करोड़ थी। अब यह एक समस्या ऐसी जो कई सारी समस्याओं को जन्म देती है, जैसे मातृ मृत्यु दर बढ़ जाता है, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है, संतान कुपोषित होती है या विकलांग हो जाती है। इन सभी के परिणाम स्वरूप क्या होता है? समस्याओं का एक दुष्चक्र बन जाता है। तो हमारी समझदारी इसी में है कि समस्या का प्रारंभिक स्तर पर ही समाधान किया जाए। एक और विरोधाभास की चर्चा की जाए तो कोरोना काल में भारत में अमीरों की संख्या में लगभग 11% की वृद्धि देखी गई। अमीरों की संपत्ति पहले की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई है। इस दृष्टि से पिछले साल अरबपतियों की आबादी में अमेरिका 748 पहले स्थान पर और चीन 554 दूसरे स्थान पर और भारत 145 अमीरों के साथ में, अरबपतियों के साथ में तीसरे स्थान पर रहा। अब स्वाभाविक है कि डिजिटल क्रांति के कारण एक वर्ग विशेष को काफ़ी लाभ हुआ, जबकि आम नागरिक की औसत संपत्ति 7% या उससे भी ज़्यादा तक घट गई। इस स्थिति के कारण क्या हुआ कि करोड़ों परिवार आर्थिक रूप से तबाह हो गए। दूसरा कारण है उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के कारण भी पहले से कई समस्याओं ने गंभीर रूप धारण कर लिया है और महामारी जैसे संकट ने और बिगाड़ दिए इसके हालात। भारत में असमानता स्थिति को व्यक्त करने वाली इंडिया आर्म्स ऑफ ए ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इनिशिएटिव रिपोर्ट में बताया गया कि 90% भारतीय प्रतिमाह 25,000 रुपये भी नहीं कमा पाते। ऐसे में जब 90% लोगों की आय 25,000 रुपये से कम हो तो भूख की समस्या पैर क्यों नहीं पसारेगी? विशेष रूप से निम्न वर्ग, दलित वर्ग और पिछड़े वर्ग के लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर पाएंगे? यह एक बड़ा सवाल है। ये समूह महामारी और भुखमरी के कारण इलाज पर अधिक खर्च करने को मजबूर हुए हैं, जिसके कारण भोजन पर खर्च में कटौती करना इनका मजबूरी होती जा रही है। इसी तरह उचित और रोजगारपरक शिक्षा प्राप्त करना इतना महंगा हो गया है कि इस पर खर्च करने के लिए मध्य और निम्न वर्ग के लोगों को अपनी बुनियादी ज़रूरतों से भी समझौता करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोगों को कर्ज लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। यही कारण है कि मध्य निम्न वर्ग का एक बड़ा हिस्सा निर्धनता के दुष्चक्र में फंसता जा रहा है। अब लेखक कह रहा है कि स्वाधीनता के पहले जो जनता थी वो तमाम समस्याओं के लिए आंदोलन करती थी और राज्य उनकी मांगों पर ध्यान भी देते थे और सुधार के लिए प्रयास करते थे। लेकिन वर्तमान में राज्य और प्रशासन जनता को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवा पाने में असमर्थ दिखते हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी जैसी समस्याएं गरीबी का हिस्सा बनकर रह गई हैं। क्या कभी निर्धनता और कुपोषण के इस दुष्चक्र को तोड़ पाने में हम समर्थ हो पाएंगे? यह गहन चिंता का विषय है। इसकी उपेक्षा करना भारत के विश्व गुरु बनने की राह में बाधा पैदा करता है। तो इसके बारे में हमें सोचना होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा आर्टिकल जो है स्वदेश से है। तो इसमें है देश में 2 टाइम जोन क्यों आवश्यक हैं। भारत के सिंगल टाइम जोन की जगह 2 टाइम जोन होने पर हर साल लगभग 33 करोड़ रुपए की राशि की बचत हो सकती है। लेखक कहते हैं ये मेरा आंकड़ा नहीं है, बल्कि 2019 में एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि भारत 2 समय क्षेत्रों यानी टाइम जोन को अपनाकर साल में लगभग
4.2 बिलियन डॉलर बचा सकता है। भारत एक विशाल देश है जिसका विस्तार पूर्व में अरुणाचल की सीमा से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक है, लेकिन 3000 किलोमीटर चौड़े भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद हमारे यहाँ एक ही टाइम जोन है। अब इसकी समय समय पर काफ़ी सारी चर्चाएं होती रही हैं कि हमारे देश में एक टाइम जोन हो या एक से अधिक होने चाहिए। एक तरफ तो पूर्वोत्तर राज्य द्वारा मांग की जाती है कि उनके समय को 2 से ढाई घंटे बढ़ा दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ इसका विरोध किया जाता है और विरोध के संदर्भ में यह तर्क दिया जाता है कि अलग टाइम जोन बनने से कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ सामने आ सकती हैं। मतलब कि ये है, कुछ लोगों का टाइम फिक्स होता है तो उस टाइम फिक्स करने में प्रॉब्लम आएगी। भारत में आधिकारिक मानक समय का निर्धारण करने वाली संस्थान राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा 2 टाइम जोन का समर्थन किया गया है। 2006 में योजना आयोग ने भी ऐसी ही सिफारिश की थी। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने भारत में 2 टाइम जोन की आवश्यकता के संदर्भ में एक शोध पत्र भी हाल ही में प्रकाशित किया है। इस शोध पत्र में एक नए टाइम जोन का प्रस्ताव है जो कि वर्तमान टाइम जोन से 1 घंटा आगे होगा। अब इस वजह से ये बहस आगे बढ़ गई है। देखते हैं इनका प्रस्ताव क्या है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला का प्रस्ताव, तो इन्होंने 2 टाइम जोन, एक तो IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 1, IST2 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 2 निर्धारित करने की मांग की है। और जो सीमांकन की प्रस्तावित रेखा है वो 89 डिग्री 52 मिनट पूर्वी देशांतर है ना, जो कि पश्चिम बंगाल और असम के बीच एक सक्रिय सीमा रेखा है। इस रेखा के पश्चिम में स्थित राज्य भारतीय मानक समय अर्थात IST1 का पालन करना जारी रखेंगे। रेखा के पूर्व में स्थित राज्य असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह IST2 का पालन करेंगे। ये शोधकर्ताओं का अनुमान है कि लेख में बताए गए सूत्र के आधार पर सालाना 20 मिलियन किलोवाट जो एनर्जी है इसकी बचत होगी, बिजली है इसकी बचत होगी। प्रत्येक देश का एक मानक समय होता है जो अक्षांश और देशांतर में अंतर के आधार पर मापा जाता है। भारत में आधिकारिक मानक समय का निर्धारण उत्तर प्रदेश के वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद को केंद्र में रखकर होता है। इलाहाबाद के पास नैनी या मिर्ज़ापुर कह सकते हैं, वहाँ से जो 82.5 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर से निर्धारित होता है, जिसका निर्धारण दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला द्वारा किया जाता है। कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से गुजरात तक भारत में भी एक ही टाइम जोन है। यह व्यवस्था वर्ष 1906 में बनाई गई थी। हालांकि 1948 तक कोलकाता का जो आधिकारिक समय था वो अलग से निर्धारित होता था और इसका कारण यह था कि 1884 में वाशिंगटन में विश्व के सभी टाइम जोन्स में एकरूपता लाने के उद्देश्य से हुई इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस में तय हुआ कि भारत में 2 टाइम जोन होंगे। इसलिए कोलकाता का टाइम जोन दूसरे मान्य टाइम जोन के रूप में प्रचलित रहा। और ये भी है कि मुंबई का समय भी 1955 तक अलग से मापा जा रहा था, हालांकि उसे कभी आधिकारिक तौर पर कभी लागू नहीं किया गया। अब क्यों जरूरी है एक से अधिक टाइम जोन? तो वजह है कि देश में कई हिस्सों में सूरज दूसरे हिस्सों के मुकाबले पहले उगता है और पहले ही अस्त होता है। पूर्वोत्तर में सुबह और शाम देश के बाकी हिस्सों की तुलना में जल्दी होते हैं। इस कारण एक निश्चित समय सारणी के अनुसार खुलने वाले दफ्तरों में काम करने वाले लोगों को परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है, साथ ही वायुयानों की उड़ानों आदि के संचालन में भी असुविधा होती है। अब इसका एक व्यवहारिक पक्ष भी है कि 31 जुलाई 2022 को ही देश के दूसरे हिस्से अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में सूर्योदय सुबह लगभग 4:38 बजे और सूर्यास्त हो जाता है 18:05 यानी कि 6 बजे, जबकि नई दिल्ली में सूर्योदय होता है 5:42 पर और सूर्यास्त होता है 19 यानी 7:13 पर शाम को। अब इतना नहीं, गुजरात के समीपवर्ती कच्छ जिले में सूर्योदय होता है 6:22 पर और सूर्यास्त हुआ यानी 7:19 बजे। यानी सूर्योदय में लगभग 2 घंटे का अंतर साफ दिखाई देता है।
गुजरात के कच्छ की तरह अरुणाचल के ईटानगर में भी दफ्तर जाने का समय सुबह 10 बजे है। अब देखिए, गुजरात के कच्छ में भी दफ्तर जाने का जो समय है वो 10 बजे है, और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में भी दफ्तर जाने का समय सुबह 10 बजे है। अर्थात कच्छ में कोई व्यक्ति तरोताज़ा होकर दफ्तर पहुंचता है, जबकि उत्तर पूर्वी राज्यों में व्यक्ति जो है दिन का काफ़ी समय गुजारने के बाद दफ्तर पहुंचता है। इस प्रकार से वह काम से लौटते हुए ही नहीं बल्कि जाते हुए वक्त भी वह थका हुआ होता है, और इसके वजह से जो बिजली खपत है वो भी बढ़ती है। वो लोग जो सुबह ज़्यादा काम कर सकते थे ताकि बिजली की बचत होती, तो वो काम करने के बजाय वो कब करेंगे अब, क्योंकि टाइम बाद में है उनका, तो इससे ज़्यादा तो रात तक काम करेंगे। रात तक काम करने की वजह से ज़्यादा बिजली खर्च करनी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं।